आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत साउथ कश्मीर के काडीपुरा बिजवाड़ा से। कल शाम से जारी इनकाउंटर आज सुबह अख्ताम पजीर हुआ। कल शाम को इलाके में फोर्सेस का कार्डन हुआ था। बताया गया था कि मिलिटेंटों की मौजूदगी और उसी की इत्ला मिलने के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया और उस मुहासरे के दौरान गोलियां चलने की आवाज़ें भी सुनाई दी गई। शाम देर गए ये इनकाउंटर, ये घेराव मुअत्तल किया गया, रोका गया और सुबह को दोबारा जब सूरज की पहली किरण निकली तो सूरज की पहली किरण पड़ने के साथ दोबारा एनकाउंटर को, इस घेराव को आगे बढ़ाया गया। और यहाँ पे हुए इस एनकाउंटर में पहले सुबह खबर आई कि एक मिलिटेंट मारा गया और करीब 10 से 10:30 के बीच में दूसरी खबर ये भी आई कि दूसरा मिलिटेंट भी मारा गया। तफसीलात भी इंतजामिया ने दी। कल रात भर इलाके में तनाव रहा, पूरा बिजवाड़ा के काडीपुरा के इलाके में तनाव रहा, सूरत हाल कशीदा रही और फोर्सेस की अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट भी रही। फौज, पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ की टुकड़े इलाके में मौजूद रही और सुबह इनकाउंटर मुकम्मल होने के बाद तफसीलात फराहम करते हुए पुलिस ने बताया कि यहाँ 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। कल शाम को अनंतनाग पुलिस की हमारी टीम के पास एक स्पेसिफिक इनपुट आई थी 2 आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में। उसी के बेसिस पर हमने आर्मी की 3RR और लोकल सीआरपीएफ यूनिट को साथ लेकर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गांव कंडीपुरा अनंतनाग में। उस ऑपरेशन को दौरान हमने आतंकवादियों को अनाउंसमेंट के द्वारा मौका भी दिया कि वो सरेंडर करें, लेकिन उसके बजाय उन्होंने हमारी पार्टीज़ पर फायर किया। पूरी रात ये ऑपरेशन चला और आज सुबह भी कुछ घंटों तक खिंचा। इस ऑपरेशन के कंक्लूजन के बाद 2 आतंकवादी जो जैश-ए मोहम्मद से ताल्लुक़ रखते हैं वो मारे गए हैं। उनकी बाकी की आइडेंटिटी असर्टन की जा रही है और उनकी पोजीशन से आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिकवर हुए हैं। हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि सिविलियंस को किसी तरह का नुकसान ना हो, ना उनकी प्रॉपर्टी को, ना जानो माल को। तो उसी की नज़र रखते हुए हमने सिविलियंस को निकाला, आसपास के मोहल्ले में जितने घर थे सबको निकाला और साफ तरीके से बिना सिविलियन कैजुअल्टी हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। थैंक यू। तो ये थे एसएसपी अनंतनाग संदीप चौधरी जो बात कर रहे थे एनकाउंटर के हवाले से कि इसमें जैश मोहम्मद के 2 मिलिटेंट जो है हलाक हुए और उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए। हालांकि दोनों मिलिटेंटों को मौका दिया गया है कि हथियार डालने के लिए, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर खोला, जवाबी कार्रवाई की गई। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, अनंतनाग। जनूबी कश्मीर के काडीपुरा बिजवाड़ा में तनाव और इसी तनाव के दौरान की सूरत हाल इंतज़ामिया ने इस सारे मामलात पर भी नज़र रखी थी। लेकिन तनाव की बात करें तो शेर पुराना है और शेर है कि सरहद पे तनाव है क्या, कोई बताए कहीं चुनाव है क्या। चुनाव है और चुनाव वेस्ट बंगाल में है, दूसरी 4 रियासतों में भी है और वेस्ट बंगाल का चुनाव पुरतनाव तो है ही। और इसी पुरतनाव माहौल में कल रात को, कल शाम को कुछ बहुत उल्टा सीधा ना कहें तो बहुत हटके भी देखने को मिला। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी रियासत के वज़ीर आला की टांग को भी जख्मी किया जा चुका है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, एक मंदिर के बाहर पूजा पाठ का मौका था और वहां पे दुआएं मांग रही थी, लेकिन अचानक ममता बनर्जी के करीबी हलकों के मुताबिक 4 से 5 गुंडे आए, धक्का मुक्की की और वज़ीर आला को वज़ीर आला यहाँ पे गिर गई, ममता बनर्जी गिर गई। पुलिस और बाकी लोगों ने फौरन मुआसरा किया, ममता बनर्जी को उठाया, अस्पताल पहुंचाया और वहां पे एक्सरे वगैरह करने के बाद, डॉक्टरों के देखने के बाद मालूम यही हुआ कि प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा। पहली बार ऐसा शायद हुआ होगा कि किसी वज़ीर आला को इंतखाबात के दौरान प्लास्टर चढ़ाना पड़ा होगा और इस सारे के दौरान तनाव भी देखने को मिला। ममता बनर्जी यानी टीएमसी के लोग भी अस्पताल के बाहर पहुंचे, सिक्योरिटी के अहदेदार भी पहुंचे, बाकी लोग भी पहुंचे और जब वेस्ट बंगाल के गवर्नर अस्पताल के बाहर पहुंचे, उनकी इयादत के लिए आए तो वहां टीएमसी के कारकुनों ने नारेबाजी की, गवर्नर के लिए गो बैक के नारे लगाए और इस सारी सूरत के दौरान तनाव भी देखने को मिला। आपसी गुत्थम गुत्था यानी 2 पार्टियों के कारकुनों के आपसी गुत्थम गुत्था होने के वाक़ात भी देखने को मिले और इन वाक़ात के पस मंज़र में आपसी हालात या पुरतनाव दिखाई दे रहे हैं वेस्ट बंगाल में, जहां इंतखाबात होने जा रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि वेस्ट बंगाल से लेकर मुल्क की दूसरी रियासतों में सवाल उठे हैं, इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के कंसर्न उठे हैं और इन्हीं कंसर्न्स के बीच में कंसर्न कश्मीर में भी है। शब महराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सैयद आज मनाई जा रही है।
इस सिलसिले में वादी बर की मसाजिद में दरगाहों में इज्तिमात होने जा रहे हैं और हस्ब रिवायत कश्मीर की सबसे बड़ी तकरीब जो होती है हज़रत बल श्रीनगर में होती है और उसके लिए पुलिस ने इंतजामात भी किए हैं। ट्रैफिक को डाइवर्ट से लेके ट्रैफिक की गाइडलाइंस भी जारी की हैं। लेकिन इस सारे के बीच में सवाल यही उठा है कि क्या वक्फ बोर्ड ने जो ऐलान किया है वो सही है। कोरोना के पेश नज़र वक्फ बोर्ड ने नई एडवाइजरी जारी की है और वक्फ बोर्ड ने अपनी एडवाइजरी में बताया है कि नमाजें होंगी, कल जुम्मे की नमाज भी होगी, लेकिन आज रात भर जो दुरूद अज़कार की महफिल हुआ करती थी हज़रत बल में वो मुनक्कद नहीं होगी। तो सवाल बहुत से लोगों ने उठाए। सवाल यही उठाया है कि जब इंतखाबी तकारीब में बहुत से लोगों को आने की इजाज़त है, बड़ी तादाद में लोग वहाँ जमा होते हैं, ये इंतखाबी जलसों की बात है, और फिर मोर्चों में मुजाहिरों में भी बड़ी तादाद में लोग आ ही जाते हैं, लोग वहाँ चले जाते हैं। वहाँ कोविड गाइडलाइंस नहीं है, एक पर्टिकुलर मौके पर कोविड की गाइडलाइंस और वो की भी उस वक्फ बोर्ड के हवाले से जो इसका जिम्मेदार है वो इस तरह की गाइडलाइंस क्यों जारी कर रहा है, क्यों मजहबी तकारीब में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सवाल बहुत से लोग उठा रहे थे, बहुत से पूछ रहे थे हमारे वक्फ बोर्ड से, उस वक्फ बोर्ड से जो अब तक करोड़ों अरबों रुपए के असासे होने के बावजूद भी कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सका है। कोविड के गाइडलाइंस का ऐलान तो वक्फ बोर्ड कर रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड के अहदेदारों से कोई पूछे कि उनका आउटकम क्या है। उनके पास इतने करोड़ों और अरबों रुपए के असासे हैं, क्या कोई वो यूनिवर्सिटी बना सकें, कोई अस्पताल बना सकें, कोई अवामी खिदमत का इदारा वो कर चुके हैं। इसके बरक्स बहुत कुछ देखने को मिलता है। मुल्क में बाकी जो इदारे हैं उनके बारे में बहुत से लोगों की राय जो है वो हटके है वक्फ बोर्ड के हवाले से। वक्फ बोर्ड जो जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की इमलाक और मसाजिद व दरगाहों के हालात वाक़ात पर नज़र रखने के लिए है। बयानात तो फतवे तो जारी करता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही होते हैं। और आज की तकरीब सईद के हवाले से लोगों के सवाल भी थे। ये दरगाह शरीफ के शाब कि ये नजर करो वस बटन हैरत इन गुरुद्वारन मज मंदिरन मज रात दोस इज्तिमा चलान, क्योंकि ये फैसलो समझ कि क्या कोर ये बंद। अगर प्लेट ससी प्लेट चलान ये लुकस 10,000 4,000 5,000 मगर अजीम शाब क्या बंद कर सठा दूर दराज इलाक पे आए कि रात अल्लाह तआला मो गुनाह अफो तो ये कोरुक बंद। कोविड खतरा अगर है तो मंदिर में आज हैरत नहीं चल रहा, वहाँ लोग नहीं जाता है पंडित बरादरी। हाँ, अगर सियासी प्लेट किसी जगह पर है वहाँ कितने लोग जमा हो रहे हैं। दरगाह शरीफ क्यों बंद हो रहा है? हमें डिमांड यही है कि ये अच्छा मुसलमानों के लिए नहीं रहे, ये मुसलमानों की बड़ा दरगाह ही है, ये गरीबों की हज यहाँ चल रही है, क्यों बंद ये रहा? यह गलत यह दूर पे हजरत सारी शबस उम्मीदवार अति सुकून अति सही पे सारे उम्मीदवार गसान सही सठा अफसोस यह कोरुक बंद। यसान यह शब वल पकान ये कद वल तिम इन कुदरती तिमन पता ये आज बंद ये नजदीक नजर ये बंद ये मास्क सारे गंदित ये सारे बेहन दूर दूर बेहन तो मगर करान शब यह गलत यह सठा अफसोस गो ये बंद। तकरीब सैयद शब महराज की और इस तकरीब सैयद के हवाले से सवालात उठे हैं और आपको नाज़रीन बताते चलें कि आज पंडित बरादरी का भी शिवरात्रि का मुक़द्दस त्यौहार है और इस मुक़द्दस त्यौहार के हवाले से कई तकारीब हुई हैं, ख़ुसूसी पूजा पाठ हो रही है। मंदिरों में भी आज अच्छी खासी रौनक देखी जा रही है और पूजा पाठ के साथ साथ आपसी भाईचारे की रिवायत भी है। कश्मीरी पंडित बरादरी कश्मीर से निकल जाने के बाद बड़ी तादाद जो उनकी निकली है वो जम्मू में इन तकारीब का एहतमाम करते हैं और बहुत सी पंडित बरादरी के लोग इस मौके पर कश्मीर आते हैं और रिवायती तौर पर यहाँ तकारीब का एहतमाम किया जाता है, जिस दौरान आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाता है। मुसलमान और पंडित बरादरी के लोग मिलकर एक दूसरे को इस मौके पर मुबारकबाद भी देते हैं और आज पंडित बरादरी के इस मुक़द्दस मौके पर वही रिवायती तकारीब जो है वही रिवायती सिलसिला देखने को भी मिला। मंदिरों में अच्छा खासा रश भी था। सुबह सुबह पूजा पाठ के लिए खसूसी तौर पर पंडित बरादरी के लोग मंदिर पहुंचे थे और मुसलमान बरादरी के लोग पंडित बरादरी को इस मुक़द्दस त्यौहार के मौके पर मुक़द्दस दिन के मौके पर उनके लिए मुबारकबादी के पैगाम भी दे रहे
थे, सोशल मीडिया के ज़रिए भी पैगाम भेजे जा रहे थे, टेलीफोनिकली भी पैगाम भेजे जाते थे, और जो कोई दोस्त अहबाब था उस बरादरी का अपना कहीं पास पड़ोस में तो उससे मिला भी जाता था। ये हालात वाक़ पुरानी रिवायती बरादरी जम्मू कश्मीर की। लेकिन इसी रिवायती बरादरी के बीच में आपको बताते चले कि कुछ बरादरी इन दिनों महकमे अमूर सारफीन और गोश्त वाले डिपार्टमेंट के दरमियान अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तनाव चल रहा है अमूर सारफीन और मटर डीलरों के दरमियान, और मटर डीलरों के दरमियान तनाव के बीच में कल भी 2 दर्जन के करीब दुकानों को सील किया जा चुका है। महकमे अमूर सारफीन के अहदेदारों ने सील किया है। साफ जाहिर है परसों बोर्ड भी चस्पा किए गए थे, पोस्टर भी चस्पा किए गए थे। दुकानदारों को बताया गया था, जो मटन डीलर हैं, जो कसाब, उनको बताया गया था कि दुकान खोले, क्योंकि 480 रुपये में गोश्त की कीमत सरकार ने मुकर्रर की है। और जो मटन डीलर हैं, कसाब हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं। कसाबों की कहानी तो कुछ अलग सी है, क्योंकि कसाब सारा ठेका जो है वो कोठेदारों के हवाले करते हुए बता रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये कोठेदार कर रहा है। और कोठेदारों के हवाले से आपको बताते चलें कि उनके कुछ लोग कहते हैं पहुंच बड़ी है, और अगर पहुंच बड़ी नहीं होती तो कल कश्मीर की एक सियासी जमात उनके लिए नारेबाजी करते हुए सड़क पर नहीं निकलती। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वाकई में कल का सियासी पार्टी का मुजाहरा कहीं कोठेदारों को फ़ायदा देने के लिए तो नहीं था, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन इस सारे के बीच में अमूर सारफीन महकमा बराबर काम पे लगा हुआ है। 60 लाख से ज़ायद अब किस बार जुर्माना भी वसूल किया जा चुका है, और कल भी दुकानदारों को सील किया जा चुका है। शहर में गोश्त की मसनूई किल्लत है या वाकई में किल्लत है, ये अलग बात, लेकिन किल्लत ज़रूर है। और इस किल्लत में कहीं न कहीं कहा यह भी जाता है कि बैकडोर से गोश्त भी बेचा जाता है और मनमाने दामों पर फरोख्त किया जाता है। फिलहाल श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों में गोश्त की किल्लत है, मटन मिल नायाब है, और उसके साथ साथ मुर्गा वगैरह पोल्ट्री खाने पे लोग परेशान हैं। और यूं गोश्त खाने की जो कश्मीरियों की पुरानी रिवायत और आदत है वो इस सारे के बीच में एक मगमसे में फंसे हुए हैं। लेकिन इसी मगमसे के बीच में माना यही जा रहा है कि कहीं न कहीं ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। सरकार भी कड़े इकदाम उठाने जा रही है, और सरकार के इन कड़े इकदाम के बीच में शायद कहीं न कहीं आइस ब्रेक हो ही जाएगा। लेकिन आइस ब्रेक के साथ साथ आपको नाज़रीन बताते चले कि हमारे तालीमी निज़ाम पर कई सवाल उठते हैं। डोडा का ये स्कूल और डोडा का ये स्कूल जो है, इसकी कहानी भी वही है जो रियासत के दूसरे स्कूलों की है। ये तंतावनी पूरा खेड़ा तहसील डोडा का स्कूल है, और डोडा के स्कूल की कहानी यही है कि भूचाल जब आया था तब इस स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा था। 5 क्लास के बच्चे एक कमरे में तालीम हासिल करने पर अब मजबूर हुए, क्योंकि भूचाल के बाद जो इमारत को नुकसान पहुंचा उसको रेस्टोर नहीं किया जा सका। डोडा के लोग क्या कहते हैं ज़रा उनकी सुनिए। ये तंतावानी पूरा खेड़ा तहसील के लोग हैं, और ये अपने बच्चों की दाद फरियाद लेकर अब मीडिया के पास ही पहुंचे हैं। स्कूल तो ये प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर तो ना बाथरूम है ना किचन शेड है हमारे पास। यहाँ पानी की भी हम बच्चों को बहुत काफ़ी परेशानी है, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने पानी पीना होगा तो यहाँ से काफ़ी कम से कम 1 किलोमीटर दूर उनको यहाँ से जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। यानी कि उनको वक्त ज़ाया होता है उस तरह से बच्चे। अगर बारिश जब यहाँ आती है तो जो बारिश अभी तो आसमान पे ही होते हैं, लेकिन नीचे कमरे भर जाते हैं पानी से। फिर बच्चों को या तो घर जाना पड़ता है, या तो उस्तादों को उनको किसी दूसरे घर में शिफ्ट करना पड़ता है, वहाँ पर उनको पढ़ाना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे बच्चों को काफ़ी यहाँ खतरा लगता है, क्योंकि अगर कभी कभार अल्लाह माफ़ करे कोई नुकसान हो गया तो इसका जिम्मेवार मेरे ख्याल में तो फिर सरकार को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इस स्कूल की जिम्मेवारी ले सकती है। स्कूल तो यहाँ पर ये 2009 में बना है प्राइमरी स्कूल, लेकिन 2009 से लेके आज 2021 हुआ है। शायद मेरे ख्याल में मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, मेरे बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि 2009 में जब ये स्कूल बना था मेरे ख्याल में 2011 तक यहाँ पर उस्तादों ने अलग अलग कमरों में क्लासें ली थी। लेकिन 2011 के बाद आज 2021 तक उस्तादों को जब यहाँ पर एक भूचाल आया था, उस भूचाल की वजह से स्कूल जो पूरा हमारा डैमेज हुआ था, उसके बाद यहाँ पर उस्तादों को 1st से लेके 5th तक यहाँ पर एक ही रूम में क्लासें लेनी। ये डोडा के स्कूल की कहानी। प्राइमरी स्कूल डोडा का 1 क्लास में बच्चों को तालीम दी जाती है, लेकिन वहाँ से लेके श्रीनगर और श्रीनगर से लेके कुपवारा तक हमारे एजुकेशन सिस्टम का निज़ाम एक जैसा ही है, कुछ बदला नहीं है, कोई हेर फेर नज़र नहीं आ रहा है। अगर हेर फेर होता तो ये कहानी पलपोरा
मागाम हंदवाड़ा के स्कूल की सामने नहीं आती। ज़रा तस्वीर देखिए, इन तस्वीर में स्कूल का हाल अहवाल कुछ इस तरह से है। स्कूल की नई इमारत बनाने के लिए बहुत पहले काम लगाया गया, लेकिन काम ऐसा लगाया गया कि ये काम मुकम्मल ही नहीं हो रहा है। और यूं बच्चों के लिए कितनी परेशानी है, मुकामी लोग से लेकर असातिज़ा क्या कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ साथ में ये बताएं कि जिस इमारत में इस वक्त बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उसके पीछे एक नाला गुजरता है, और जो ही बारिशें होती हैं नाले का सारा पानी इस इमारत में आ जाता है। बच्चों की छुट्टी और अब बारिशें हैं, और बारिशों में जिन स्कूलों में जगह नहीं है वहाँ जब धूप होती है तो बाहर तालीम दी जाती है, जब बारिश होती है तो छुट्टी हो जाती है। और 15 मार्च तक तो महकमे मौसमियात ने बताया ही है कि छुट्टी बारिशें होंगी तो 15 मार्च तक उन स्कूलों में ज़रूर छुट्टी होगी, क्योंकि वहाँ बच्चों को पढ़ाने की जगह नहीं है। पलपुरा हंदवाड़ा नौगाम के स्कूल की कहानी भी ऐसी है, और वहाँ के असातिज़ा से लेके वालिदैन क्या कहते, सरकार के आला ओहदेदार भी सुन लें। बिल्डिंग यहाँ पर आपने देखी, अभी ये नबार्ड की बिल्डिंग है, पिछले 15 सालों से ऐसी पड़ी हुई है। हालांकि एकोमोडेशन हमारे पास है, इसके बगैर भी काफ़ी अच्छी एकोमोडेशन है, लेकिन ये बच्चों के लिए अब थ्रेट बन चुकी है। ये बिल्डिंग आपने देखा, इसके बहुत सारे वो क्रैक बहुत जगहों पर हुई है। आपने इसकी सीढ़ी की हालत भी देखी, ये जो बीम लगा है, इससे अब ये थ्रेट है कि 1 बजे जब हमारी रिसेस होती है बच्चों को, तो हो सकता है बच्चे कभी खुदा न ख्वास्ता इस बिल्डिंग के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि खस्ता हो चुकी है। हम यही अपील करते हैं सरकार से, अपने डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कि इस बिल्डिंग के बारे में वो कुछ करें, या इसको डिसमेंटल कर दें या इसको मरम्मत की ज़रूरत है फिर मरम्मत कर दें, ताकि इस तरह ये बच्चों के लिए ख़तरा ना रहे। इससे पहले 2 बार यहाँ पे बैक टू विलेज में कुछ ऑफिशियल्स आए थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें इसके लिए फिल 4 कोई प्रोटेक्शन वॉल दिया जाए, और ताकि हम इसको बचाएं। एक ड्रेन की ज़रूरत है। हम खुद उस्ताद जो हमारे उस्ताद साहिबान हैं इस UPS पालपुरा के, जब बारिश होती है, मामूली बारिश जब पड़ती है तो पीछे से नाला से पानी आना शुरू हो जाता है, फिर हम खुद ये पानी इधर उधर करते हैं। लेकिन जब छुट्टी होती है, जब घरों में हम होते हैं, जब बारिश आती है, तो उस वक्त हम इस बिल्डिंग के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। हमें फिर बच्चों को बाहर निकालना पड़ता है, दूसरी बिल्डिंग में उनको शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। अब उसकी खिड़कियां तबाह हो चुकी हैं, और उसका प्लंथ जो है वो भी अब इसके जद में आ चुका है। तो हो सकता है ये तकरीबन मेरे ख्याल में 50-60 लाख की बिल्डिंग है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सरकार के आला ओहदेदारों तक बात पहुंचाने की बात, लेकिन पते की बात श्रीनगर की नवा कदल कॉलेज की तालिबात भी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मामला पर्चे का था, पर्चा दिया था, लेकिन पर्चा कहाँ गया ये उन तालिबात को पता नहीं। इंतज़ामिया कहती है कि पर्चा तो कहीं गायब है या नया देना पड़ेगा। अब नया क्यों दें बच्चे, उन्होंने तो पढ़ाई की है, उन्हें पर्चा दिया है, और यही पर्चा देने और न देने की कहानी उन्हें श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी ले आई थी। ये तालिबात श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में जगाने की उन लोगों को कोशिश करी थी जो अरबाब इक़दार में रहते हैं, जो पर्चों की कहानी लेके अक्सर किसी का पर्चा ही उलट देती हैं। और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में ये तालिबात बताते हुए बता रही थी कि बात में दम है तो सामने आ जाए। सर, हम नवाकदल कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग BA 6th सेम और BSc 6th सेम के स्टूडेंट्स यहाँ पे गैदर हुए हैं। हम लोगों ने 5th Feb में अपने स्किल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दिया हुआ है। हमारे सारे एग्जामिनेशंस ख़त्म हो गए, और जिस पॉइंट पे हम लोग अपनी डिग्रीज़ का वेट कर रहे हैं, हमें डिग्रीज़ मिलेंगी, अपनी अपनी सर्टिफिकेट्स मिलेंगी, उस पॉइंट पे 1 महीने और 6 दिन के बाद यूनिवर्सिटी वालों ने ये नोटिफिकेशन कल जारी की है, जिसमें डेट शीट निकाला है कि बाज़ाब्ता आप लोगों को ट्यूसडे के दिन असेंबल होना और रीअपियर करना है स्किल सब्जेक्ट्स में, कुछ स्किल सब्जेक्ट्स में, जिनमें खास तौर पर हम अभी सेरिकल्चर की बात कर रहे हैं। सेरिकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इन्होंने रीजन दिया है रीअपियर होने का कि सिलेबस जो था वो आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया था, मगर पेपर बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। पेपर सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था, जिसमें अब हम सिंपली गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, ये हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंट्रोलर से, जिनमें कंट्रोलर ने कल खुद बोला है कि ये डिसीजन वो खुद सेटिस्फाई नहीं है इस डिसीजन से। लेटर उन्होंने बोला कि वो मंडे के दिन इसका आप हमें सोल्यूशन देंगे, जबकि ट्यूसडे एग्जामिनेशंस है। हम उन्हें सिंपली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज शाम तक ही इस मसले को सॉल्व किया जाए, और जिसमें हम टोटली बिल्कुल भी रेडी नहीं है एग्जामिनेशन देने के लिए। हम लोग एग्जाम्स नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी दिए हैं। हम लोग अभी PG के लिए कुछ स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज के लिए अपनी प्रिपरेशन
प्रिपरेशंस कर रहे हैं, हम लोग वो चीज़ें प्रिपरेशन में लगाए या ये करें। कुछ स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स की है वो आउट ऑफ स्टेट ही है। अब तो यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स आप लोगों को आएंगे और यहाँ पे एग्जामिनेशन फिर से कंडक्ट हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम लोग यहाँ से सीधे आपको हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम एग्जामिनेशन नहीं देंगे, शाम तक ही आप लोग हमें पूरा सोल्यूशन दीजिए। श्रीनगर के नवाकदल कॉलेज की तालिबात सड़क पे थी पर्चे के मामले को लेकर, लेकिन पर्चे का मामला सिर्फ नवाकदल की तालिबात को भी ही नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल के तुलबा व तालिबात भी इसी पर्चे का मामला लेकर सड़क पे थी और पर्चे का मामला सड़क पर हल करने के बजाय हुकाम को बता रही थी कि ये मामला जो है ये सरकार के एक हुक्मनामे से हल हो सकता है, सिर्फ सरकार में इंटरेस्ट हो, अहदेदारों में इंटरेस्ट हो। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल के तुलबा व तालिबात क्या कुछ बता रहे थे, वो भी सरकार की नज़र। यूनिवर्सिटी ने हमें रिसेंटली कुछ नया सा रिशेड्यूल डेट निकाला है। वो इसलिए कि वो रहे कि हमारा जो पिछला पेपर था, स्किल का एग्जाम था, वो आउट ऑफ सिलेबस था, जबकि वो आउट ऑफ सिलेबस था ही नहीं कुछ। उसमें अगर 30 क्वेश्चन थे, सब के सब सिलेबस में है। हम चैलेंज करते हैं यूनिवर्सिटी के जो भी एक्सपर्ट्स हैं, हम उनको सबको चैलेंज करते हैं कि अगर एक भी क्वेश्चन उनमें से आउट ऑफ सिलेबस निकले तो हम फिर से एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। दे आर जस्ट प्लेइंग विथ अवर फ्यूचर, दे आर जस्ट रूइनिंग अवर फ्यूचर। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, हम प्रिपरेशन कर रहे थे अभी पीजी एग्जाम के लिए, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4.5 साल हो गए हमें कॉलेज में, हम बूढ़े हो गए अब यहाँ कॉलेज में बैठे बैठे। सुंबल पटन के नज़दीक का इलाका है, वह सुंबल के तुलबा व तालिबात सड़क पे थे, लेकिन बुरन पटन के लोग भी सड़क की कहानी बता रहे थे। बुनियादी सहूलियात का इलाके में फुकदान और इसी फुकदान को लेकर वो सड़क पर बता रहे थे कि उनके इलाके में उन्होंने वोट भी दिए, उनने सरकार के हर कदम की तारीफ भी की, हर वक्त सरकार का साथ दिया, लेकिन सरकार उनका साथ नहीं दे रही है। कोई भी सरकार, पिछली सरकारों पर तो इल्ज़ाम था ही थी, आज की सरकार पर भी इल्ज़ाम आयद करते हुए बुरन पटन के लोगों ने बताया कि बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और इन्हीं बुनियादी सहूलियात को कैसे ख़त्म किया जाएगा, कैसे हल किया जाएगा, वो वहाँ के लोग सवाल उठा रहे थे। यहाँ हेल्थ सेंटर नहीं है तो हमें बहुत दुश्वारी हो रही है, क्योंकि अगर शाम के टाइम यहाँ पे कुछ हो जाएगा या पेशेंट, हमें पटन ले जाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा इलाका है, तकरीबन 2-3 गांव यहाँ जुड़े हुए हैं, मगर हेल्थ सेंटर की कमी है। यहाँ हेल्थ सेंटर नहीं है, हेल्थ सेंटर हमें दूर जाना पड़ता है, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो दिन में चलेगा, अगर शाम के टाइम कुछ हो जाएगा इसमें तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसमें। चलिए, बुरन पठन के लोग अवामी नुमाइंदों की बात और अवामी नुमाइंदों के साथ साथ सरकार पर इल्ज़ाम आयद कर रहे थे, लेकिन अवामी नुमाइंदों की जब बात आए तो डीडीसी नए अवामी नुमाइंदे बने हुए हैं और डीडीसी के ये अवामी नुमाइंदे, डीडीसी वाले ये अवामी नुमाइंदे कल मुजाहरे पर भी थी। जम्मू में इन्होंने सरकार पर इल्ज़ामात भी लगाए और ये भी बताया कि 15,000, 20,000, 25,000 की तनख्वाह से तो उनका कुछ होगा नहीं और तनख्वाह के साथ साथ उनके प्रोटोकॉल में वो सब कुछ नहीं है जिसकी वो उम्मीद लगाए हुए थे। लेकिन उनकी उम्मीद पर पानी अब सरपंच और पंच भी फेरे हैं। सरपंच और पंच की भी अब सड़क पर रहे हैं और पंचायत कॉन्फ्रेंस से जुड़े पंचों और सरपंचों ने कल शाम देर गए हमें यह भी बताया कि इन लोगों को सरकार जब इतने कुछ पे इनको भरोसा नहीं है, इन पे इनका गुजारा नहीं हो रहा है, तो पंच और सरपंचों का कैसे मामूली तनख्वाह से, मामूली वजीफे से हो सकेगा। और वे लोग भी बता रहे थे कि अगर उनकी तनख्वाह बढ़ रही है तो इनकी भी बढ़नी चाहिए, इनको भी उसी तरह की मुराद मिलनी चाहिए। यानी कहीं न कहीं घर का बेदी लंका डालने वाली बात हो ही रही है। और घर का बेदी लंका डालने वाली बात के बीच में आपको बताते चलें कि शहर खास में आग की हौलनाक वारदात है। 1 दर्जन के करीब बताया जाता है कि मकानात, रिहायशी मकानात नजरात हुए और ये कल शाम को आग लगी है। और इस आग ने, जो आग इंसान को खाक में, उस परिवार को, उस फैमिली को खाक में मिला देती है, वही मामला यहाँ पे भी देखने को मिला। नवा कदल शहर खास का इलाका और नवा बाजार, माफ़ कीजिएगा, नवा बाजार में लगी आग। और नवा बाजार में लगी आग के दौरान अगर फायर सर्विस और दूसरे अमलों ने बर वक़्त कार्रवाई करते हुए इलाके को दूर के इलाके में आग फैलने से रोक ही लिया, क्योंकि काफ़ी गुंजान आबादी वाला इलाका है। लेकिन जितने लोगों का भी नुकसान हुआ, जितने लोगों के घर जले हैं, उनका नुकसान बेहिसाब हुआ है। 2 बजे रात नार गसान वो ज़ाहिर बनस मकानस मे पे 4-5 मकान, ये 6 मकान मोन अति पे गो नार ज़ाहिर। गए अम पे जनाबेरी बम वाले कोर रेस्पॉन्ड कि आग बम वोल आव लेट आए वारिया। 1 मिनट आए मे कर तमो रिक्वेस्ट, मे दोस तुम नीरू हुपर, तुम यू पर बचाओ बाकी मकान वो सह द्राव लांग प्रोसीजर गो पाइप आए
अम पे आव ब्या बम वोल तमिस कोर जारबन मे दोस नेर पर बचा बाग तिमन आस नोजल वोजल कहीं अस कर तिमो रिक्वेस्ट मे दोस तुम यू जनाब तुम कर जनाब यपर गोड़ कोबू यी दसन क्या अगर गो यो गो डैमेज बे गई हु थोड़ा बहुत डैमेज टोटल कितना मकान छे जनाब 9 मकान कूत लगभग नुकसान जान माल जायदाद को सोरी खत्म सोरी गवर्नर साहब कर अपील लिहाजा कर अपील करान कर मदद जनाब क्या गरीब तबके मैरिज हालस में सारी तिमो कोर कैश रजिस्टर तिमो आमत तिमो कोर कैश रजिस्टर पटवारी तहसीलदार तिमो मज अख नफरा अच्छा तम लिख जनाब नाव आव सह द्राव बचाए जान बचाव जान बाकी बचो कहीं बाकी कमेटी हालस और चलिए नाज़रीन, चलते चलते आपको बताते चलें मौसम का हाल तो जानते हैं आप। हल्की हल्की बारिशें कश्मीर में लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। महकमा मौसमियात ने बताया है कि 15 मार्च तक ये बारिशें होंगी। 16 को मौसम में बेहतरी आएगी, लेकिन 15 तक हुई बारिशों के दौरान आम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान क्या कहें और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। ठंड भी हो रही है और इस ठंड के बीच में दर्जारात अभी हल्का ही चल रहा है। लेकिन गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है, वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी बर्फबारी हुई है, पहाड़ी इलाकों में। और गुलमर्ग में इस बर्फबारी का मज़ा तो सयाह खूब ले रहे हैं और सयाह खूब मज़ा लेते हुए ये भी कहते हैं कि अगर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मार्च के टाइम पे स्नो एक्सपेक्ट किया था, बट ये इतना खूबसूरत ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत खूबसूरत है। यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है, बहुत केयरिंग है। यहाँ के लोग हेल्पफुल है, बहुत खूबसूरत है। लाइफ में एक बार कश्मीर आना ही चाहिए और एक बार विंटर में, कश्मीर का विंटर में अपना अलग खूबसूरती है और समर में अलग खूबसूरती है। दोनों टाइम पे आके इस चीज जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। चलिए, गुलमर्ग की वादियों में सयाह खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और वाकई में वादी कश्मीर का नज़ारा जो है ये हर किसी को लुत्फ अंदोज कर ही देता है। लेकिन फिलहाल श्रीनगर से मैं आबिद कादिर के साथ आपसे लूंगा इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब कायनात की मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।